हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का। पूरा एकदम इन डेप्थ डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। कल आपका बोर्ड एग्जाम है, तो जितना जल्दी हम लोग एक ओवरव्यू ले सके ताकि एग्जाम में ठीक ठाक आप लोग जो हो बड़ा चढ़ा के इसको लिख दो। ठीक है, हमारा चैप्टर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होता क्या चीज़ है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के जितने भी कोर्ट रहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में काम करने वाले जितने भी कोर्ट है उनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारा बहुत तरीके का होता है। पहला हमारा होता है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में मोस्टली केसेस जो जाते हैं वो जाता है आपका ज़मीनी विवाद को लेके। ठीक है, किसी का ज़मीन हड़प लिया गया है, उसका प्रॉपर्टी ले लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। ठीक है, जैसे मैं कहीं पे काम करता हूँ, मेरे को बोला गया था कि मिनिमम 4 साल आपको काम करना है, 4 साल से पहले ही मैंने छोड़ दिया उस जगह को, तो वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। तो उस केस में मेरे ऊपर जो केस बनेगा वो सिविल कोर्ट में जाएगा। अगला पैसे से लेके पैसे का ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे मैंने किसी से लोन लिया है, लोन वापस किया नहीं है, तो वो जो है वो मनी रिलेटेड जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह का केसेस जाता है वो सिविल कोर्ट में हमारा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सिविल कोर्ट भी इंडिया में बहुत तरीके का रहता है। पहला होता है एक डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट कहा जाता है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के जज जो रहते हैं उसके साथ साथ अदर जजेस रहते हैं, वो लोग जो है वो फैसला वगैरह सुनाते हैं। फिर हमारा आता है दूसरे सिविल कोर्ट। तो दूसरे सिविल कोर्ट और कितने तरीके के रहते हैं, तो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर में काम करने वाले अदर सिविल कोर्ट्स होते हैं। जैसे कोर्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल जज हो गए, इनको फर्स्ट क्लास कोर्ट कहा जाता है। फिर कोर्ट ऑफ सब जज कहा जाता है, इनको मुंसिफ का कोर्ट कहा जाता है। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस जो है उसमें छोटे मोटे कुछ कुछ केसेस जाते हैं। तो ये सभी किसी किसी तरीके का हमारा जो है वो कोर्ट है हमारे इंडिया में। सिविल कोर्ट के अंदर में ही ये सब आता है। फिर आगे हम लोग अगर देखें, अपील के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई लोअर कोर्ट आपके अगेंस्ट में कोई फैसला सुनाया है, आपको वो फैसला पसंद नहीं है, तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला सुनाया, आपको ठीक नहीं लग रहा, आप हाई कोर्ट में चले जाइए। हाई कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया, आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा, आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला सुना दिया, आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट इन इंडिया। उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है हमें उसको फॉलो करना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर आगे चल के कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं। लोअर कोर्ट्स का फैसला से आप खुश नहीं हो तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है, अपील वाला हम लोग देख लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो रहते हैं, वो उनके अंदर में काम करने वाले जितने अदर कोर्ट्स हैं उनका भी देखभाल करते हैं, उनका केसेस को भी हैंडल करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर आगे देखते हैं क्या आप में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपके अंदर में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज हो गया और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और वो हाई कोर्ट से सलाह लेते हैं। पहले कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट से गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। अब आपको अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो मिनिमम आपको 7 साल तक किसी कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 7 साल तक अगर आप किसी कोर्ट में एडवोकेट हो तभी जाके आप एलिजिबल बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने का। अगर 7 साल नहीं कंप्लीट हुआ तो चाहे कितनों भी आप पढ़े लिखे हो आप नहीं बनोगे डिस्ट्रिक्ट जज। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये तो डिस्ट्रिक्ट जज का बात हो गया। इसके अलावा बाकी के जो कोर्ट के जो एडिशनल जजेस, ये डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज बनने के लिए आपको ये 7 साल तक किसी और कोर्ट में एज ए एडवोकेट काम करना है, एज ए लॉयर काम करना है। बाकी का जो भी जजेस जो रहते हैं उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे अगर आप झारखंड स्टेट में हो तो जेपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तब जाके आप वो बाकी के जज बनोगे। बिहार में हो तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, तब जाके आप बन सकते हो। तो हर एक स्टेट का अपना जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम रहता है, उस एग्ज़ाम को देके आप बाकी वाले जज बन सकते हो। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के ये दोनों बनना है तो आपको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, और ऐसे ही मुँह उठा के किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता है। 7 साल तक किसी और कोर्ट में एज ए लॉयर आपको काम करना है, तभी होगा। और आप में क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली 7 साल तक ऐसे ही मक्खी मारा था कोर्ट में और आगे चल के बोल दिया हमको बनना है कि एडिशनल जज और डिस्ट्रिक्ट जज, तो नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम भी करना पड़ेगा तभी आपका अपॉइंटमेंट होगा। ऐसे तो बहुत सारे जज मतलब लॉयर्स हैं जो कि 7 साल से पुराने हो गए हैं। फिर आगे हम लोग क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं। सिविल कोर्ट में केसेस जाता है ज़मीन का विवाद लेके, पैसे का ट्रांजैक्शन को लेके। ठीक है, वो सारा छोटा मोटा केसेस जो है वो सिविल कोर्ट में है। क्रिमिनल कोर्ट में जाता है बड़ा बड़ा केसेस, जैसे किसी का मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, धमकी दे दिया कि तुम्हारा कल जो है मर्डर कर देंगे,
ये सारा केसेस जो है वो हमारा क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। क्रिमिनल कोर्ट का एक और नाम होता है सेशन कोर्ट, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सेशन कोर्ट जो है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट हमारा होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, और यूजुअली इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज ही जो है वो उसमें फैसला वगैरह सुनाते हैं। चलो आगे है कि जो सेशन जज होते हैं और जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, खाली इन्हीं के पास पावर रहता है कि वो आपको फांसी का सज़ा सुना सकता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये कर सकता है। बाकी जितने भी जजेस रहते हैं वो आपको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि पूरी ज़िंदगी जेल में रहना ये भी नहीं सुना सकते हैं। तो ये चीज़ है। अगला, अगर किसी को भी ये सेशन जज हो गए या फिर एडिशनल सेशन जज हो गए वो डेथ सेंटेंस सुना दे, तो जैसे मान लेते हैं हम ही को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है, फांसी का सज़ा दे दिया गया है, तो चाहे हम अपना हाई कोर्ट में अपील करें नहीं करें, वो जो हाई कोर्ट का जज है वो मेरा केस को खुद से रीड करेगा और देखेगा कि अगर बचाया जा सकता है इसको तो फिर बचा देगा, नहीं तो फिर फांसी का सज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आप अपील करो नहीं करो हाई कोर्ट में डेथ सेंटेंस के केसेस में, फिर भी हाई कोर्ट का जज जो है वो आपका केस को रीड करता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला हम लोग देखते हैं जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहते हैं या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहते हैं, ये लोग मौत का सज़ा नहीं सुना सकते हैं, ये लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दे सकते हैं, इनका पावर्स जो है वो लिमिटेड रहता है। ये लोग अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला सुनाते भी है यानी कि जेल में भरने का फैसला, तो वो मैक्सिमम 7 साल तक सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं है। आगे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो आपको मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक का लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, और अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो मैक्सिमम 2 साल तक का दिया जा सकता है। तो ये चीज़ है। और फिर अपील वाला वही चीज़, सेम चीज़ है कि आप अगर इस फैसले से खुश नहीं हो आप हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। फिर आगे हम लोग आते हैं रेवेन्यू कोर्ट है। रेवेन्यू का मतलब आप समझ सकते हो पैसा, ठीक है, जहाँ पे भी पैसा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में हमारा उसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो रेवेन्यू कोर्ट में ऐसे केसेस जाते हैं जिसमें ज़मीन से लेके ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड को लेके कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, एक यहाँ पे सिविल कोर्ट में भी हम लोग देखे थे ज़मीन के लेके विवाद, और रेवेन्यू कोर्ट में भी। तो सिविल कोर्ट में ऐसा जाता है कि जैसे मेरा ज़मीन है, कोई और हड़प लिया है, वहाँ पे बाउंड्री बना रहा है, मारपीट चालू हो गया, तब जाएगा वो सिविल कोर्ट में। रेवेन्यू कोर्ट में रहता है कि मेरे पास मेरा ज़मीन का कागज़ है, किसी और के पास भी सेम कागज़ है, तो हम लोग उसको मारपीट नहीं करेंगे, हम दोनों जाएंगे रेवेन्यू कोर्ट में, दोनों का केस चलेगा, जिसका पेपर जो वो जेन्युइन रहेगा वो ज़मीन उसके पास चला जाएगा। तो ये ऐसे वाले केसेस रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं लोक अदालत के बारे में बात करते हैं। लोक अदालत, लोक का मतलब आम पब्लिक, अदालत मतलब कोर्ट, तो लोक अदालत मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, ठीक है, लोगों के लिए ये कोर्ट बनाया गया है। तो लोक अदालत जो है वो बनाया गया है ताकि क्विक सॉल्यूशन दिया जा सके। इंडिया में इतने सारे केसेस आते हैं, सारा केस असली कोर्ट में जाएगा तो वो डेट पे डेट आते रहेगा, तो जब तक आपका केस सॉल्व होगा तब तक जो है वो आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में लोक अदालत लाया गया है ताकि क्विक सॉल्यूशन, क्विक जजमेंट दिया जा सके। तो लोक अदालत में मोस्टली जो जजेस रहते हैं वो आपके रिटायर्ड कुछ ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे एज ए जज का काम करते हैं। लोक अदालत का मेन मकसद है कॉम्प्रोमाइज़ करवाना या फिर सेटलमेंट करवा देना। ये एक जेल में भरने का, फांसी का फैसला सुना देने का, ये सारा ये लोग नहीं करती है। इनका मेन मकसद जो रहता है वो डिस्प्यूट, झगड़ा वगैरह को शांत करवाना, कैसे, बाई आइदर कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट करवा देना, ठीक है। दो आदमी है, ये है और ये है, ये दोनों आपस में झगड़ रहा था, इन दोनों का केस अगर लोक अदालत में जाएगा तो जो जज रहेंगे वो ऐसा नहीं कि इसको 2 साल तक जेल में भर देंगे, इसको 4 साल तक जेल में भर देंगे, वो नहीं करेंगे। ये इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा देंगे, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो पा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा है सेटलमेंट करवा देंगे। मान लेते कि ये इंसान इससे जो है वो 1 लाख रुपया लिया था, ठीक है, हो गया 10 साल, लौटा ही नहीं रहा है, तो जज जो वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा, बोलेगा कि चलो तुम इसको जो है 1 लाख नहीं लौटा पा रहा है, कम से कम 50,000 आधा लौटा दो। तो इसमें दोनों पार्टी खुश, ये भी खुश ये भी खुश, इसका जो 1 लाख रुपया मिल ही नहीं रहा था तो कुछ नहीं से कम 50,000 तो मिला, और ये भी खुश, ये 1 लाख लिया था लेकिन देने के लिए बस 50 ही इसको देना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए जो है वो लोक अदालत जो है वो सेटअप किया गया है इंडिया में, मोस्टली सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। तो लोक अदालत में कैसे कैसे केसेस जाते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, घर में वाइफ से झगड़ा हो गया है, वाइफ घर छोड़ के चली गई है, ये सारा
जो प्रॉब्लम है लोक अदालत में सॉल्व होगा। बैंक रिकवरी केस, लोन लिया आपने बैंक से, अभी तक लौटाया नहीं है, बैंक वाले बार बार बोल रहे हैं, फिर भी आप लौटा नहीं रहे हो, तो फिर लोक अदालत में आपका केस चलेगा। तो यहाँ पे भी मोस्टली सेटलमेंट ही होता है, आपको जेल में नहीं भर दिया जाएगा। जितना भी लोन लिया है तो वो सेटलमेंट करवा दिया जाएगा। जैसे मान लेते कि आपने 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो सेटलमेंट हो जाएगा 3 लाख पे, ठीक, तो आपको 3 ही पे करना पड़ेगा, 2 आपको नहीं पे करना है। जो बैंक वाले का थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो उसको झेल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा केसेस जाता है उसमें। पेंशन का केसेस, आपका पेंशन अटका हुआ है, 20 साल का पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो पेंशन का केस लोक अदालत में सॉल्व होता है। एक्सीडेंट क्लेम, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी में जाके आप क्लेम कर रहे हो, कंपनी जो लौटा नहीं रही है, तो लोक अदालत में जो आप केस कर सकते हो। तो ये सारा केसेस जो वो हमारे लोक अदालत में जाते हैं। तो लोक अदालत जो सबसे पहले एक जस्टिस थे हमारे पीएन भागवती नाम की, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था और वो दिल्ली में हुआ था। और जिस दिन इनॉग्रेट किया उस दिन 116 लोगों का जो है वो केसेस सॉल्व किया गया था, और यहाँ पे लगभग कॉम्पनसेशन 35 लाख रुपया का वो दिया गया था। वो पहला ही दिन जिस दिन लोक अदालत का इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये सही तरीका है, क्विक तरीके से अगर जजमेंट देना है, फैसला सुनाना है, तो लोक अदालत में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे हम लोग ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ न्यूज़पेपर कटिंग दिया हुआ है कि लोक अदालत जो है वो 8,000 केसेस को सॉल्व किया है, और ये इसको एक बार देख लेना, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं लोक अदालत का इन कंपैरिजन टू अदर केसेस। तो लोक अदालत में केसेस मोस्टली जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ वाले, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों पार्टी को खुश कर दिया जाता है। लोक अदालत जो है जल्दी और इनएक्सपेंसिव तरीके से जस्टिस देता है। नॉर्मल केस अगर आपका चलता तो 10 साल तक चलता, लोक अदालत में केस गया 1 ही महीने में फैसला सुना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जल्दी आपको फैसला मिल जाता है, और इनएक्सपेंसिव, कुछ पैसा वैसा नहीं लगता। लोक अदालत में आपको ऐसा नहीं कि एकदम जज हायर करके, सॉरी, वकील हायर करके लेके जाना, आप अपना केस खुद ही वहाँ पे बोल के जो वो लड़ सकते हो, ठीक है। तो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती इतना कोर्ट का कॉस्ट वगैरह, तो उनके लिए लोक अदालत बिल्कुल बेस्ट रहता है। आगे देखते हैं, लोक अदालत जो फैसला सुनाती है वो फाइनल रहता है, आप उसके अगेंस्ट में फिर कहीं पे जाके अपील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, आपको तो खाली सेटलमेंट करवा दिया जा रहा है या कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया जा रहा है। आपके लिए लोक अदालत ने इतना समय दिया है, तो समय का इनका बहुत वैल्यू है। तो इसीलिए लोक अदालत जो फैसला सुनाती है, जो भी सेटलमेंट करवाती है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है, तो जो भी फैसला दे रही है मानना ही पड़ता है दोनों पार्टी को। जो दो पार्टी के बीच में केस चल रहा है, दोनों को उसको मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इस जो भी फैसला सुनाया जा रहा है उसका कहीं पे अपील भी नहीं कर सकते हैं। चलो अगला हम लोग ये चीज़ देखते हैं, लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज वाले केसेस भी जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दो पार्टी है, दोनों पार्टी का आपस में कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा है, ये बोल रहा है केस कर देंगे, ये बोल रहा है कि केस कर देंगे, तो असली कोर्ट में, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, वहाँ पे ले जाके केस करने से पहले आप लोक अदालत में चले जाइए। लोक अदालत अगर सेटलमेंट करवा के, कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, जल्दी तरीके से कम खर्चे में केसेस को सॉल्व करवा दे रहा है तो अच्छा बात है। और नहीं फिर लोक अदालत में आपका समझ में आ रहा है, तब आप जाइए सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्री लिटिगेशन स्टेज, यानी कि अभी तक वो केस बना नहीं है, उस केस बनने से पहले अगर आप चाहते हो लोक अदालत में आपका बात सेटलमेंट करवा दिया जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि क्लास में दो बच्चा आपस में लड़ लिया है, ठीक है, तो आप जाइए क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर जो है वो सेटलमेंट करवा देंगे। अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा, तब आप जाइए प्रिंसिपल के पास में। लोक अदालत वही चीज़ है, लोक अदालत क्लास टीचर वाले काम करते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। लोक अदालत को बनाया गया है ताकि इंडिया में इतने सारे जो केसेस जो चल रहे हैं, उन केसेस का जो भी कोर्ट में केस चल रहा है, उस कोर्ट का थोड़ा वर्कलोड को कम करने के लिए। छोटा मोटा कोर्ट चला जाएगा केस में, तो कोर्ट में छोटा मोटा जो केस जो वो अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाएगा, इसीलिए जस्टिस डिलेड हो जाएगा, एंड जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ठीक है। अगर आपको लेट से जस्टिस मिल रहा है, इसका मतलब ना के बराबर है। जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपको 10 साल का सज़ा हो गया है, 10 साल तक आप जेल में रहे, जेल से निकलने के बाद आपको पता चला कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपका तो ये समय बर्बाद हुआ, उतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना टेंशन वगैरह हुआ। तो वही चीज़ है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इसको सॉल्व करने के लिए लोक अदालत जो वो सामने आई है, ठीक है। ठीक है, अगला एक और कोर्ट है हमारा फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें घरेलू विवाद से लेके जो भी प्रॉब्लम वगैरह रहता है वो इसमें सॉल्व किया जाता है। जैसे मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीवी छोड़ के चली गई है, घर में आपस में झगड़ा चल रहा है, ठीक है,
भाई भाई में लड़ाई चल रहा है, तो ये सारा कोर्ट केसेस जो है वो हमारे फैमिली कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था हमारा इस पूरे चैप्टर का। अब इसको आप रीड करना, रीड करने के बाद आपको लगभग चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। पूरा इतना राम कहानी नहीं पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़िए, एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखिए, उसी को थोड़ा इलाबोरेट कर देना है। ठीक है, अच्छे से लिखना, जो भी लिख रहे हो हाईलाइट कर देना। जैसे ये हेडिंग आपने अगर मान लेते आप ही ने लिखा है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देना। ठीक है, बोल्ड करने के बाद आप थोड़ा अंडरलाइन कर देना। फिर यहाँ पे जो भी आंसर लिख रहे हैं तो 2-4 लाइन ऐसे लिखने के बाद थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, ये इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। कुछ पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पोस्टर दिया है कौन से कोर्ट के अंदर में कौन कौन सा आता है। सिविल कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज आते हैं, मुंसिफ का कोर्ट आता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज आते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का अगर डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है।